हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की 8 यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एटम ऑफ दिस यूनिट। आप सभी जानते हैं एटम क्या होता है। आज सभी को पता है कि हर चीज़ जो है वो एटम से ही मिलके बनी है, हर मैटर एटम से मिलके बना है। हमारी चारों तरफ जितने भी चीज़ें वो एटम से ही मिलके बने हैं। एटम क्या होता है कि अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आउटसाइड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने वर्क किया था, सभी ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, बट कुछ ड्राबैक रह जाती थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता था और उस ड्राबैक को दूर करके अपनी कुछ राय देता था, फिर नेक्स्ट आता था। तो किस किस ने कितना वर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब हम स्टडी करेंगे। देखिए 12th क्लास की यूनिट बैक टू बैक सारे टॉपिक चलेंगे, सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एटम होता क्या है। देखिए सबसे पहले एटम के ऊपर डाल्टन ने बताया था कि सारे जो मैटर हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। फिर जे थॉमसन ने वर्क किया था, फिर उसको मॉडिफाई किया था रदरफोर्ड ने, कुछ ड्राबैक रह गई थी, फिर नील बोर ने उसके ऊपर वर्क किया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या बताया था एटम के बारे में। देखिए जो थॉमसन है साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ इसको इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ मिला है तो कुछ बताया ही होगा, कुछ अच्छा ही किया होगा इसने। तो देखते हैं क्या बताया था थॉमसन ने एटम के बारे में। थॉमसन ने बताया था कि जैसे एटम होता है वो एक तरबूज वाटरमेलन की तरह होता है, ठीक है। और जो रेड पार्ट होता है तरबूज का वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है जैसे कि रेड पार्ट है तरबूज में, और जो बीज हैं वो वहाँ इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उस जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें इम्बेडेड हैं, किसकी तरह, बीज हैं जैसे, वैसे इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड हैं, ठीक है। ये बताया था थॉमसन ने। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बना रखी मैंने। जो स्फीर पार्ट है पॉजिटिव स्फीर, ये पॉजिटिव, सारे जो रेड पार्ट हैं, जो नेगेटिव दिखा रखा है ये बीज की तरह है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये बताया था इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी थॉमसन एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर। इस रेडियस का जो होता है स्फीर, इस रेडियस का वो एटम होता है। एटम का रेडियस कितना, 10⁻10 मीटर। ये किसने बताया, थॉमसन ने। इंटायर मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर। इनसाइड दिस स्फीयर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन एम्बेड हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वो इक्वल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम तो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों चार्ज। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन रह गई थी, कुछ सुधार करना था नेक्स्ट साइंटिस्ट को, उसने चेक किया और कुछ लिमिटेशन फाइंड आउट की। देखिए क्या थी वो। थॉमसन ने क्या किया, नोट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। उसने स्पेक्ट्रल लाइन थी हाइड्रोजन एटम की, वो एक्सप्लेन नहीं की। स्पेक्ट्रल लाइन कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, तो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से सेकंड में 1 to 2, ठीक है। तो वहाँ स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि एनर्जी इमिट करेंगे दूसरे में जाएंगे तो, या दूसरे से फर्स्ट में आएंगे, अब्जॉर्ब करते हैं, इमिट करते हैं, वहाँ स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। तो थॉमसन ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया, एक्सप्लेन ही नहीं की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन मेटल फॉइल। एक इसने जो लार्ज स्कैटरिंग हो रही थी अल्फा पार्टिकल की, उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया थॉमसन ने, ठीक है। यहाँ मैंने एक ट्रिक लिख रखी, ईट पर नाच, ठीक है। तो ई से बनता है यहाँ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इनकी खोज की थी। याद रखने के लिए ट्रिक है कि कहीं पता पूछ भी लेते हैं एग्जाम में वैसे तो, और पता भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने खोज की थी, नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। पैसे प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो ये याद रख लेना ट्रिक, ईट पर नाच, ठीक है। अब देखिए कुछ लिमिटेशन थी, इनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो वो उसको बोला गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाई अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम एटम के इज इक्वल टू होता है, हीलियम एटम है उसको ही अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, उसकी स्कैटरिंग करवाई उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर। क्या रिजल्ट निकल के आए उनके, वो देखते हैं अभी।
देखिए ये गोल्ड फॉइल ले रखी कोई, यहाँ जो अल्फा पार्टिकल हैं स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटरिंग करवाई, और जो रदरफोर्ड था वो चेक कर रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल हो किस एंगल से इधर उधर जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। सारा एक्सपेरिमेंट उसने रोटेशनल डिटेक्टर लगाया हुआ था, उससे वो डिटेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो देखिए अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होते हैं। डबली चार्ज कैसे, हीलियम ऐसे लिखते हैं। अब ये ही अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे नीचे एटम की हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जेड एक्स से डिनोट कर ले, एक्स जेड ए, दिस इज जेड इज प्रोटॉन, ऊपर होता है ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं कि प्रोटॉन के इज इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए 2 क्या है, ये प्रोटॉन। अब 4 ए की वैल्यू होती है एटॉमिक मास, अगर ये सम होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन कितने बच गए, ये भी 2 बच गए। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, तो मास कितना होगा 4 यू यूनिट। अब गोल्ड फॉइल की बात की तो थोड़ा सा इसके बारे में भी स्टडी कर ले। गोल्ड फॉइल होती क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे निकालते हैं, जेड ई एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, अब जेड की वैल्यू गोल्ड के लिए कितनी होती है 79, तो इसका देखिए 79 ई आ जाएगा चार्ज, और हीलियम एटम या अल्फा पार्टिकल का कितना आया 2 ई। तो गोल्ड न्यूक्लियस इज 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फा पार्टिकल। देखिए इतना टाइम हैवी होता है गोल्ड फॉइल। अब हैवी क्यों लिया, अब यहाँ स्कैटरिंग करवा रहे थे, एक बॉल सेम अगर साइज की दूसरी बॉल पे ऐसे स्कैटर्ड करवाएंगे, अगर उसके ऊपर ऐसे खिसकाएंगे तो वो अगली बॉल को भी मूव करा देगी। अब इसको हैवी इसलिए लेना पड़ा कि अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्कैटरिंग हो रही तो गोल्ड फॉइल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये अपनी पोजीशन पे ही रहे। ठीक है, तो 50 टाइम हैवी लेना पड़ा इसको। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी निकल के आई जब अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर्ड हो रहे थे गोल्ड फॉइल पे, देखिए क्या क्या। अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम बाय सम एंगल। ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल देखिए डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे स्मॉल एंगल से, एंगल ऐसे पैरेलली से मेजर करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे कुछ स्मॉल एंगल से। अब डिफ्लेक्ट हो रहे थे मतलब अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिव चार्ज इन पे। अब पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे थे मतलब कोई इधर भी कोई पॉजिटिव चार्ज ही बैठा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुआ मतलब इसको किसी ने रिपेल किया। रिपेल कौन कर सकता है, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर उसने ऑब्जर्व किया कुछ पॉजिटिव पार्ट जरूर बैठा है जो इसको रिपेल कर रहा है, और इसको कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास हो गए और निकल गए। इसका मतलब निकल गए, किसी ने उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला। इसका मतलब उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारा स्पेस एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी मीन्स कोई नहीं हुआ, ये तो आसानी से निकल गए, किसी ने रोका टोका ही नहीं। तो बहुत सारा इसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ तो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी दिस पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाई मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल लेने वाले 8000 अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था। ठीक है, देखिए 90 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने बहुत ही स्ट्रोंग तरीके से उसको रिपेल किया होगा, बट एक ही। ठीक है, इसका मतलब बहुत स्मॉल पार्ट में एग्जिस्ट करा। यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत स्मॉल पार्ट में वो पॉजिटिव जो पार्ट है जिसकी बात कर रही हूँ, यहाँ कुछ पॉजिटिव बैठा है, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसका जो साइज है बहुत छोटा है। इसका मतलब तो ये ऑब्जर्व किया। अब देखिए हर पॉइंट से वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। ये तो मैंने अभी बताया कि बहुत लिटिल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है एटम के गोल्ड फॉइल के अंदर, जो उनको डिफ्लेक्ट कर रहा था। वहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकल के आए इस ऑब्जर्वेशन से, वो देखिए। देर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था, जो इनसाइड था, जो थोड़े लिटिल स्पेस में ही था, उसको उसने बोला कि ये तो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी, इसको भी गोल्ड नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। टोटली जो नियरली लगभग है सारा मास वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही समाया हुआ है।
यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आए। तो सेकंड क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो आउटसाइड हैं और वो सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब एटम की कंपेरिजन में इसका न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। एटम का साइज 10⁻10 मीटर था, तो इसका साइज है 10⁻−15 मीटर। देखिए बहुत छोटा हो गया। 10⁻−10 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻10, और इसका मीन्स क्या होता है 1/10⁻15। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको 5 मतलब 0 और लग जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत कम वैल्यू आएगी। तो जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। अब दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा था, किस किस के ऊपर, अल्फा पार्टिकल थे, गोल्ड फॉइल थी। तो जो फोर्स होता है रिपल्सिव फोर्स था, क्योंकि पॉजिटिव थे, वो फोर्स कितना लगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। चार्ज अल्फा पार्टिकल था तो अल्फा का चार्ज, यहाँ गोल्ड फॉइल थी तो गोल्ड फॉइल का चार्ज। ये कितना है, देखिए गोल्ड के लिए जेड ही चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए 2 ही होता है, 1/4πε0 इंटू r²। इस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रदरफोर्ड जो है एटम मॉडल की, वो देखते हैं एक बार। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टिनी सेंट्रल कोर इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। जो अभी न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था, बहुत छोटे साइज में था, सेंटर में था, उसको बोला गया है एटॉमिक न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द कंसंट्रेटेड, यही कंसंट्रेट होता है ऑल मास। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक बुक है, बुक को हम एक फिंगर के ऊपर ऐसे रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर बुक को हमें, जैसे ये बुक है, अगर यहाँ फिंगर रखेंगे तो हम उसको एक फिंगर के ऊपर कंसंट्रेट रख ही नहीं सकते। यहाँ फिंगर रखते हैं फिर भी नहीं रख सकते, यहाँ 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 बिल्कुल अगर सेंटर में हमने फिंगर रखी तो एक फिंगर के ऊपर ये बुक आराम से रह सकती है। क्यों रह सकती है जब इसको सेंटर में, क्योंकि यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पूरी बुक का मास जो है यहाँ कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ फिंगर रखी तो हम एक फिंगर के ऊपर बुक रख के रिवॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो मास है यहाँ कंसंट्रेट है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है। साइज न्यूक्लियस का मैंने बताया 10⁻−15 मीटर। एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं चार्ज में। सम करेंगे दोनों का कैंसिल होके 0 आएगा, मतलब न्यूट्रल है, कोई उन पे चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स से ही रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करी, वो सेंटीपिटल फोर्स लगता है एक दूसरे को, ये अट्रैक्ट करता है और सर्कल में मूव करता है। रिक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर द रिवॉल्विंग, प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट। एक तो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है ताकि ये सेंटर में रिवॉल्व करे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, यहाँ सपोज करो न्यूक्लियस है। और सेकंड एक और फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या कौन सा फोर्स लगता है चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, इसको अपनी तरफ खींचता है और रिवॉल्व करता है सर्कुलर में सेंटीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ रदरफोर्ड की भी लिमिटेशन थी, बहुत अच्छा बताया इसने, न्यूक्लियस की खोज की थी, नोबेल प्राइज भी मिला था, बट फिर भी कुछ लिमिटेशन रह गई। वो देखते हैं क्या लिमिटेशन रह गई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सेंटीपिटल फोर्स से, बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन हैज़ एक्सेलरेटेड मोशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन फ्लो करते हैं। एक्सेलरेटेड होता है एक्सेलरेट करना, कुछ एनर्जी रेडिएट करना। इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, तो कुछ एक्सेलरेट करेंगे तो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी इमिट कर रहे हैं, एनर्जी छोड़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, वो कुछ एनर्जी छोड़ रहा है, तो थक के वो अंदर वाले में नहीं चला जाएगा, क्योंकि इतना जब इसके पास एनर्जी थी तो ये इतना बड़ा सर्कल बना रहा था। कुछ एनर्जी कम हो गई तो अब ये थोड़ा सर्कल बनाएगा, थोड़े राउंड में चलेगा, बेचारे के पास एनर्जी नहीं है। फिर और एनर्जी रेडिएट की, फिर वो और थोड़ा चक्कर लगाएगा और कम लगाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का इसके अंदर कैसे चला गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो ये तो रदरफोर्ड ने बताया नहीं कि वो यहाँ कैसे टिका रहेगा, बाहर ही बाहर, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट जो है नील बोर आएंगे,
उन्होंने आगे स्टडी कुछ और किया कि क्या बताया क्यों ये नहीं जा सकता। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद नील बोर आएगा जो ये बताएगा कि ये अंदर क्यों नहीं गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक बार नोबेल प्राइज़ लिख रखे मैंने, वो देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। देखिए रदरफोर्ड ने फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने इनकी उम्र लिख रखी है, एज। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी एटम के अंदर, किसका यूज़ करके, गोल्ड फॉइल का। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1908। वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है ना एटम, वैसे फिजिक्स में इंक्लूड कर ही दिया, अब कर ही दिया तो पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के नाम से इसको 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था न्यूक्लियस की खोज करने के लिए, ठीक है। जे थॉमसन था, ये इसकी एज लिख रखी मैंने। इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स 1906 में, डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की थी, तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है या फिर डिस्टेंस क्लोज अप्रोच निकालनी है, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, फिजिक्स के सारे टॉपिक आप चाहते हो, अगर कनेक्ट रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।